आइए आज हम समझते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए की, तो आप लोगों को इस दोनों में से किसी एक को समझना पड़ेगा। यानी कि अगर आप डीएनए को समझ गए तो फिर आपके लिए आरएनए एकदम आसान हो जाएगा। एंड यह बायोलॉजी फाउंडेशन का हमारा अगला वीडियो है। एंड आप लोगों को इस बायोलॉजी फाउंडेशन वाले बैच में बायोलॉजी शुरू से लेकर के, यानी कि सीढ़ी की पहली पावदान से लेकर के मंजिल की आखिरी पूरा छोर तक आप लोगों को इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए की, तो आप लोगों को डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म पता होगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का केवल एक ही काम है कि अगली पीढ़ी में किस तरह की इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे अभी हम हैं, जब हमारा बच्चा होगा तो फिर हमारे वाले बच्चे में भी 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 2 आँख होगा, 1 नाक होगा, 2 कान होगा, बाल इस तरह से होंगे। ठीक है, जो कि जिससे आईब्रो होगा वो यहाँ पर ही आएगा, आईब्रो कभी यहाँ पे नहीं आ सकता है, नाखून इस तरह से होंगे ना, रुआ होंगे। यानी कि इस तरह से जो संरचना देनी है यह सभी का है, कि जो कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन का काम करता है डीएनए। यानी कि अगली पीढ़ी को किस तरह से डिजाइन करना है, अगली पीढ़ी में किस तरह का स्ट्रक्चर देना है, इन सभी का काम करता है डीएनए। क्योंकि अगली पीढ़ी की बनावट, अगली पीढ़ी की संरचना, अगली पीढ़ी का एक राष्ट्र कैसा होगा, उसके माता पिता का है, उसका रंग रूप देना है, यह सब काम करता है डीएनए। ठीक है, और डीएनए के बल पर ही हम अपनी अगली पीढ़ी को बढ़ा सकते हैं। अगर किसी भी इंसान की कोशिकाओं से अगर डीएनए को खत्म कर दिया जाए तो फिर इंसान की अगली पीढ़ी नहीं आ सकती है, इतना खतरनाक होता है डीएनए। अगर हम बात करें डीएनए की खोज की, तो डीएनए की खोज अचानक नहीं हुई। पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर ये कोशिका होता क्या है। जैसा कि हम लोगों ने जैसे कि हमने वीडियो के जैसे सेल वाले वीडियो में आप लोग पढ़े थे कि जो हमारी कोशिका होती है वह बहुत ही छोटी होती है, और कोशिका के बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, प्लास्टिड हो गया, यहाँ पे राइबोसोम हो गया। तो सबका अलग अलग काम है। उसी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा था कि जो ये कोशिका होती है, कोशिका में एक जल भरा होता है, जिस जल को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और कोशिका के अंदर इस न्यूक्लियस में, यानी कि केंद्रक में एक जल भरा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य को मिला करके एक द्रव्य बनता है जिसका नाम है जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। आप लोग उसमें यहाँ तक पढ़ लिए थे। लेकिन जब इस न्यूक्लियस को अलग किया गया ना, जब इस न्यूक्लियस को अलग करके देखा गया तो इसमें एक अलग तरह का जल भरा था। अब जब इस न्यूक्लियस को और जूम किया गया तो इसमें जो इसकी जो आकृति थी वो कुछ इस शेप में आप लोग को दिखाई देगी। यानी कि देखिए, न्यूक्लियस को और जूम करके देखा गया तो इसमें जो छोटे छोटे, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे कह सकते हैं, नगण्य, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, यानी कि न्यूक्लियस को और जूम किया गया, यानी कि इसको जब और जूम किया गया, केंद्रक को और जूम किया गया, तो इसमें इस तरह की संरचना आप लोग को देखने को मिल जाएंगी। तो इसका नाम दे दिया गया गुणसूत्र। और इसी के बेस पे, इसी के बल पे हमारी अगली पीढ़ी की जन्म होती है। तो कोशिका में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता है गुणसूत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक, अब जब इस क्रोमोसोम को एक आया व्यक्ति खखोर के देखा इसको, तो और जब खखोरा तो इसमें इसी में ना कुछ ऐसे आप लोगों को संरचना देखने को मिल जाएंगे। तो इसका नाम दे दिया गया डीएनए। ठीक है, तो सेंट्रोसोम के अंदर डीएनए, और जब डीएनए करेंगे, जब इसको और जूम किया गया तो इसमें आप लोगों को डबल स्टैंडर्ड है कि इस तरह से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जिसको लोग बोल दिए जीन। क्या बोला गया? जीन। सबसे पहले कोशिका, कोशिका में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में गुणसूत्र, गुणसूत्र में डीएनए, डीएनए में जीन। ठीक है, और जब इसको आप लोग और जूम कीजिएगा ना तो फिर जीन में आप लोगों को अलग अलग तरह के फंक्शन दिखाई देंगे, जैसे एटीजीसी हो गया, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये एक अलग टॉपिक हो जाती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले आप समझिए डीएनए के बारे में। सबसे पहले कोशिका को जूम किया गया, न्यूक्लियस आया, न्यूक्लियस को जूम किया गया, गुणसूत्र आया, गुणसूत्र को जूम किया गया, डीएनए आया, डीएनए को जूम किया गया, जीन आया। अब बहुत सारा इसमें कांड हो गया। अब जब जीन को जूम करके देखा गया तो जीन में आया एटीजीसी, और वो क्या है, एक अलग टॉपिक हो जाती है। अब समझिए, आप लोग पढ़े थे कि कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन कोशिका में न्यूक्लियस की खोज करके मर गए। जब ये मर गए, उसके बाद आते हैं वाल्डेयर। वाल्डेयर बोला यार न्यूक्लियस में कुछ ना कुछ है, आखिर कोशिका में, कोशिका के अंदर केवल द्रव्य है, और उस द्रव्य में जो भाग है उसमें भी द्रव्य है, यानी केंद्रिका द्रव्य। तो क्यों ना उस द्रव्य को जूम करके देखा जाए। तो इस न्यूक्लियस को जूम करके जब देखे वाल्डेयर, तो इसमें इनको इस तरह से समझना बोला कि वाल्डेयर बोला कि अरे तो गुणसूत्र है, ये तो गुणसूत्र है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र की खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने किया था। ठीक है,
अब जब गुणसूत्र की खोज करके वाल्टेयर बोला कि अब हम वैज्ञानिक बन गए, ठीक है, अब हम भी वैज्ञानिक बन गए। कार्लसबर्ग बोला अरे वाह, वाल्टेयर तो वैज्ञानिक बन गए, अब हम भी कुछ करते हैं। तो एक गुणसूत्र को लगा खखोरने पूरा एकदम, एक गुणसूत्र को उठाया और लगा खखोरने, इसमें देखा, इसमें जब इसमें इसने जूम किया तो इसमें इसको ये दिखाई दिया ऐसे, इस तरह से संरचना, इसको नाम दे दिया गया डीएनए, ठीक है। तो डीएनए की खोज कार्लसबर्ग ने, लेकिन यहाँ पे देखिएगा केवल ये खोज किया था कार्लसबर्ग ने, लेकिन डीएनए किस रंग का होता है, डीएनए की जो बनावट है वो किस रंग की है, इसको सबसे पहले देखा था प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने डीएनए की खोज पूछेगा आप लोगों से तो कार्लसबर्ग, लेकिन डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था तो हरगोविंद खुराना। अब डीएनए की संरचना कैसी है, सिंगल स्टैंडर्ड है कि डबल स्टैंडर्ड है, क्या है, कैसे है, वह किस तरह से दिखता है ना, ऊपर का साइड, नीचे का साइड, बीच का साइड, ये सब देखे थे वाटसन एंड क्रिक। तो डीएनए की जो संरचना है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, यह किसने तैयार किया था तो वाटसन एंड क्रिक ने तैयार किया था, ठीक है। अब देखिए डीएनए की तो खोज हो गई, अब एक और वैज्ञानिक है जोहने वाला, उसका नाम पड़ गया जोहान्सबर्ग, उसका नाम पड़ गया जोहान्सबर्ग। और डीएनए को लगा खखोर के देखने, यानी कि इसको जूम करके देखा तो इसको इसमें इस तरह से संरचना देखने को मिली, अरे वाह, इसमें तो पूरा एकदम रेलवे लाइन की पूरा पटरी बिछी हुई है इसमें, इसको नाम दे दिया गया जीन। तो जीन, अब डीएनए में जो जोह दिया तो उसका नाम पड़ गया जोहान्सबर्ग। तो डीएनए में जो है जीन, डीएनए में जो है जीन, इसका नाम पड़ गया जोहान्सबर्ग, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप लोग शुरू से शुरू कीजिए, न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन, गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर, क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर, ठीक है। अरे गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं। उसके बाद में डीएनए की खोज कार्लसबर्ग, डीएनए को देखा था हरगोविंद खुराना, डीएनए की संरचना वाटसन एंड क्रिक, फिर डीएनए को जूम करके देखा जो है डीएनए में जो है जोहान्सबर्ग, डीएनए में जो है तो जोहान्सबर्ग, डीएनए में क्या जो आ गया तो जीन जो आ गया। अब जो ये जीन है, इस जीन को जोहान्सबर्ग ने जब और बड़ा किया तो इसमें इसको 4 अलग अलग तरह से संरचना दिखाई दिए। इसका नाम उसने दिया एटीजीसी। ए का मतलब एडेनिन, टी का मतलब थाइमिन, जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसाइनिन, ठीक है। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसाइनिन, ठीक, ये 4 आप लोगों को याद करने पड़ेंगे जीन में। तो ये हमारी पूरी रही डीएनए के बारे में। अब देखिए जो डीएनए होता है ना, वह डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि आरएनए केवल आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे, ऐसे इस तरह से, ये हमारा आरएनए है, ठीक। लेकिन डीएनए ऐसा नहीं है, डीएनए आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे, यहाँ से कटा हुआ, यहाँ से कटा हुआ, ऐसे आप लोग को देखने को मिलेंगे इस तरह से, ये हमारा डीएनए। अब ये बढ़ता चला जाएगा ऐसे ऐसे। तो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड, इसका फुल फॉर्म हो डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो कि डीएनए का काम है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अरे दोनों मीठा है, ग्लूकोज का ही एक अंग है जो कि मीठा होता है। जब पढ़ेंगे डीएनए के बारे में आगे तो वहाँ पे हम लोग चर्चा बताई जाएगी। देखिए डीएनए के ऊपरी भाग को बोलते हैं सेटेलाइट, डीएनए का जो ये ऊपरी भाग है इसको बोलते हैं हम लोग सेटेलाइट। डीएनए के सबसे नीचे वाले भाग को बोलते हैं टेलोमर। टेलोमर, टेल का मतलब होता है पूंछ, और पूंछ हमेशा नीचे होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। और डीएनए के बीच वाले भाग को, यानी कि इस वाले भाग को बोलते हैं सेंट्रोमर। तो सेंटर में है तो सेंट्रोमर, ऊपर है तो सेटेलाइट, और नीचे है तो टेलोमर। इतना आप लीजिए स्क्रीनशॉट। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और डीएनए के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। अब समझते हैं डीएनए की पूरी संरचना को, जो कि आप लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियस से होते हैं गुणसूत्र, गुणसूत्र से होता है डीएनए, डीएनए से होता है जीन, जीन में होता है एटीजीसी। तो ये तो नहीं बच्चों वाला क्वेश्चन ये सब हो गया, क्योंकि छोटे मोटे एग्जाम में आप लोगों से पूछ दिए जाते हैं। लेकिन डीएनए की जो संरचना आप लोगों ने देखी कि डीएनए में जैसे जीन होता है, जीन में एटीजीसी होते हैं, उस संरचना को हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि डीएनए की संरचना को कौन बोलते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यानी कि जो पूरी आप लोग विस्तार से देखे हैं ना कि डीएनए में जीन होता है, जीन में एटीजीसी होता है, और जो ये एटीजीसी है वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ये सभी आप लोगों को इस संरचना को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखिए डीएनए आप लोगों को 2 तरह से देखने को मिल जाएंगे, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फास्फेट। अगर आप लोगों से, जो कि फास्फेट फास्फोरस का ही एक अंग है, तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन में कभी ये पूछ दिया डीप में जाकर के कि डीएनए में कौन सा तत्व होता है तो फास्फेट यानी कि फास्फोरस, ठीक है। डीएनए में कौन सा तत्व होता है तो आप लोग क्या याद रखने पड़ेंगे, फास्फेट यानी कि फास्फोरस आप लोग याद रखने पड़ेंगे, डीएनए में फास्फोरस तत्व होता है, ठीक। अब देखिए जो ये फास्फेट है यह डीएनए में उपलब्ध होता है,
और जो ये न्यूक्लियोसाइड है ना, इसके दो प्रकार होते हैं। एक शुगर वाला पार्ट जो कि मीठा लगता है, जो हम लोग चीनी खाते हैं वह सुक्रोज है, जो कि ग्लूकोज का ही एक अंग होता है, ठीक है। और डीएनए में जो शुगर पाया जाता है, जो मिठास पाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइऑक्सी राइबोज। और जो आरएनए में मिठास पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो शुगर आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, जैसे आप लोग कुछ भी खाएंगे ना मीठा, कुछ भी आप लोग अगर मीठा खाएंगे तो ग्लूकोज का ही एक भाग होता है। जैसे फल मीठा होता है फ्रुक्टोज के कारण, फ्रुक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब जितने आप लोग को देखने को मिलेंगे, सुक्रोज हो गया, जो हम लोग चीनी खाते हैं वो सुक्रोज है। तो जो डीएनए में होता है ना शुगर, वो दो प्रकार का होता है, पहला राइबोज, दूसरा डाइऑक्सी राइबोज। तो जो डाइऑक्सी राइबोज होता है, यानी कि जो मिठास होती है डीएनए में, जो डाइऑक्सी राइबोज होता है वह हमारे शरीर में होता है। यानी कि डीएनए बेसिकली कह सकते हैं यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। अब ये यूकैरियोटिक जीव क्या है, प्रोकैरियोटिक जीव क्या है, ये आप लोग पहले वीडियो में पढ़ लिए, ठीक है। तो डीएनए में जो डाइऑक्सी होता है वह यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है, और जो आरएनए होता है वह प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है, ठीक है। बेसिकली यूकैरियोटिक उन जीवों को बोला जाता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, और प्रोकैरियोटिक उन जीवों को बोलते हैं जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो डीएनए में डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, और आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और शुगर जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक राइबोज हो गया और एक डाइऑक्सी। हद तो तब हो गया जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि आरएनए का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। तो राइबोज, आर का मतलब राइबोज, एन का मतलब न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे डीएनए का मतलब डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए ये जो न्यूक्लिक एसिड आप लोग पढ़ रहे हैं ना, NaNA न्यूक्लिक एसिड, हमने आप लोगों को कोशिका वाले वीडियो में शुरुआत में ही बताया था कि कोशिका में जो जीव द्रव्य होते हैं वह कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य से मिल करके बने होते हैं। तो केंद्रिका द्रव्य को ही न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, केंद्रिका द्रव्य कहा जाता है, केंद्रिका अम्ल कहा जाता है। तो केंद्रिका अम्ल में दो तरह के आप लोग को देखने को मिलेंगे अनुवांशिकता के आधार वाले, जो कि अगली पीढ़ी को बढ़ावा देते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए जो कि हमारे शरीर में होता है, आरएनए जो कि बैक्टीरिया के शरीर में आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड जो कि इसका एक और पार्ट होता है, एक होता है नाइट्रोजन बेस। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने तत्व पढ़ा, जो कि डीएनए का मुख्य भाग, ये आप लोग समझिए कि डीएनए का जो मुख्य भाग होता है ना, डीएनए का जो मुख्य भाग कह सकते हैं कि डीएनए का जो मुख्य भाग होता है वह आप लोगों का नाइट्रोजन बेस होता है। और यह दो प्रकार का होता है, एक होता है फ्यूरिन, एक होता है पाइरिडीन, फ्यूरिन और पाइरिडीन। और ये पूरी संरचना आप लोगों की कहलाएगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखिए नाइट्रोजन बेस के दो पार्ट, एक होता है फ्यूरिन और एक होता है पाइरिडीन। फ्यूरिन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे Ag, अरे गधा, ठीक है। यानी कि न्यूक्लिक एसिड में दो पार्ट, फ्यूरिन और पाइरिडीन। फ्यूरिन में दो पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन से आप लोग याद कीजिए ए, और ग्वानिन को आप लोग याद कीजिए जी, ठीक है। पाइरिडीन को आप लोग याद, पाइरिडीन के भी दो पार्ट आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, साइटोसाइनिन और थाइमिन। आप लोग शुरुआत में ही पढ़े हैं कि न्यूक्लियस से आप लोगों का क्रोमोसोम बना, क्रोमोसोम से बना डीएनए, डीएनए से बना है जीन, और जीन में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे ये चार चीज, ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसाइनिन, ठीक है। यही ना चार गो था जो कि यहाँ पे है। तो जो कि ये जीन में था, यहाँ पे आप लोगों को नाइट्रोजन बेस में देखने को मिल जाएगा। और डीएनए की जो संरचना हमारी है उस संरचना को पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए AT यानी कि एडेनिन में और थाइमिन में आप लोगों को डबल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल जाएंगे, जबकि GC में यानी कि ग्वानिन में और साइटोसाइनिन में आप लोगों को ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल जाएंगे, ठीक। इस बात को आप लोगों को याद में रखना पड़ेगा। अब देखिए कुछ जीवों में, जैसे हमारे शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 है, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। जोड़ा में आप लोगों से पूछा कितने जोड़ा क्रोमोसोम मानव शरीर में पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ा। जोड़ा का मतलब होता है कि आप लोग उसको 2 से भाग दीजिए, जोड़ा का मतलब 2 से भाग देना है। तो मानव में 23 जोड़ा क्रोमोसोम, खरगोश में 22 जोड़ा क्रोमोसोम, चूहा में 20 जोड़ा क्रोमोसोम, बिल्ली में 38 जोड़ा क्रोमोसोम, आलू में 24 जोड़ा क्रोमोसोम, चिंपैंजी में 24 जोड़ा क्रोमोसोम, टेरिडोफाइटस में 800 जोड़ा क्रोमोसोम। सबसे अधिक क्रोमोसोम की संख्या टेरिडोफाइटस में होता है, और सबसे कम क्रोमोसोम की संख्या होती है जीवाणु में, जो कि यहाँ पे लोग लिख सकते हैं कि सबसे कम क्रोमोसोम की संख्या जीवाणुओं में केवल एक होता है, केवल और एक, यानी कि जोड़ा भी नहीं होता है, केवल एक क्रोमोसोम की संख्या होती है, किसमें, तो जीवाणुओं में।
अब देखिए, जब आप लोग यहाँ पे थाइमीन की जगह पे, जब आप लोग यहाँ पे थाइमीन की जगह पर यूरेसिल जोड़ देते हैं, थाइमीन की जगह पर जब आप लोग यूरेसिल जोड़ देते हैं, बाकी सब सेम रहेगा, बस थाइमीन की जगह पर आप लोगों को यूरेसिल जोड़ना है, तो ये आप लोगों का बनकर रेडी हो जाएगा RNA। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि बाकी सब सेम रहेगा, बस थाइमीन की जगह पर आप लोगों को यूरेसिल का प्रयोग करना है और आप लोगों का RNA हो गया तैयार। ठीक है, जैसे डीएनए में 4 मुख्य घटक पाए जाते हैं, ATGC, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसाइनिन, गुआनिन। तो जो ये थाइमीन है उसके जगह पर आप लोग को जोड़ना है यूरेसिल, और यूरेसिल जोड़ने के बाद हमारा हो जाएगा RNA तैयार। अब हम पढ़ते हैं RNA के बारे में। यहाँ तक आप लोगों ने डीएनए के बारे में पूरी चर्चा कर लिया है। अब हम समझते हैं RNA कैसे काम करता है और RNA का हमारे शरीर में क्या काम है। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया है कि डीएनए में सेम प्रोसेस रहेगी, बस थाइमीन की जगह पे आप लोगों को यूरेसिल का प्रयोग करना है और हमारा RNA बनके रेडी हो जाएगा। डीएनए का एक ही काम था, जबकि आप लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि आप लोगों को डीएनए इस तरह से देखने को मिल जाएंगे किताबों वगैरह में। ठीक है, और RNA जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड, यानी कि इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेंगे RNA, जो कि इस तरह से आप लोगों को किताबों वगैरह में, गूगल वगैरह पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि कितना जोड़ा है। RNA जो कि केवल एक ही जोड़ा होता है, और RNA प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, और डीएनए डबल जोड़ा होता है जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है। RNA का एक ही काम है कि प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करना। और RNA को बनने के लिए डीएनए के थाइमीन की जगह पर बस यूरेसिल का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में हमारा RNA बन के रेडी हो जाता है। RNA का काम है प्रोटीन का निर्माण करना। RNA 3 प्रकार का होता है। पहला RNA mRNA, M का मतलब होता है ना मैसेंजर, tRNA, T का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, rRNA का मतलब होता है कि जो हमारे प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि mRNA, tRNA, rRNA। अगर आप लोगों से इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा तो आप लोग बताना पड़ेगा। यहाँ पे M का मतलब होता है मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर, और यहाँ पे T का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और यहाँ पे R का मतलब होता है राइबोसोम। ठीक है, यहाँ पे R का मतलब होता है राइबोसोम। अब देखिए, हमारे शरीर में प्रोटीन को बनाने के लिए, यानी कि एक प्रोटीन को बनाने के लिए कह सकते हैं 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि एक प्रोटीन को बनाने के लिए 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। 20 में से 10 हमारे शरीर में पहले से मौजूद होते हैं, जो कि, और 10 को जब हम खाना खाते हैं या फिर कुछ खाते हैं तो 10 को उसमें से ना RNA को लेना होता है, उसकी पहचान करके। तो हमारे शरीर में 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, और 20 एमिनो एसिड के बदौलत एक प्रोटीन का निर्माण होता है। इस बात को आप लोग को याद में रखने पड़ेंगे। ठीक है, 20 में से 10 हमारे शरीर में पहले से मौजूद होते हैं, और 10 जो कि हम जो खाना खाते हैं, जो भी हम लोग खाते पीते हैं, उसमें से RNA को पहचान करके 10 इस तरह से ले करके आना होता है, और उस तरह से ना प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखिए, जब हम खाना खाएंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि उसमें से एमिनो एसिड है कि नहीं है, कि उसमें कितना एमिनो एसिड है, कितना की कमी है, ये सब की जानकारी करता है mRNA। यानी कि एमिनो एसिड की पहचान, एमिनो एसिड की पहचान कौन करेगा? तो mRNA। M का मतलब है कि मैसेज देगा, एमिनो एसिड की पहचान कौन करेगा? तो mRNA करेगा। ठीक है, पहचान करने के बाद में आप लोगों को जो पहचान हो गया, तो पहचान करने के बाद में उसको ले करके जाएगा किसके पास? RNA के पास। जैसे इसने पहचान कर लिया, अब पहचान करने के बाद में इसको ले करके जाएगा पीछे की तरफ कौन? tRNA, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि परिवहन का काम करता है, ढोता है बस। ये कुछ करता है, पहचान करता है, यानी कि आइडेंटिफाई करता है, या ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद में rRNA जो होता है वो सबको लेकर के प्रोटीन को बनाता है। यानी कि इसका काम है कौन सी है? बस पहचान करना, कौन है, किससे इम्यूनो एसिड बनेगा, काम कौन करेगा? mRNA। उसको ढोएगा कौन? tRNA। प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा? rRNA। तो आप लोगों ने पढ़ा कि RNA 3 प्रकार के, tRNA, mRNA, rRNA। mRNA का काम है एमिनो एसिड की पहचान करना, tRNA का काम है ट्रांसपोर्ट करना, उसको rRNA के पास लेकर के जाना होता है। और अगर RNA के पास एमिनो एसिड आ गया तो उससे मिला करके एमिनो एसिड जो होते हैं 20 एमिनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें डीएनए फिंगरप्रिंट की, तो डीएनए फिंगरप्रिंट हैदराबाद में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती है रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती है रेप्लिकेशन।
डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से फिर से डीएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि डीएनए से डीएनए भी बनाया जा सकता है, डीएनए से आरएनए भी बनाया जा सकता है, आरएनए से डीएनए भी बनाया जा सकता है, केवल यूरेसिल और थाइमिन को चेंज करके। ठीक है, अगर हम यूरेसिल और थाइमिन को चेंज कर देंगे तो आरएनए और डीएनए हमारा आसानी से बन जाएगा। तो डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो होती है ट्रांसलेशन। और आरएनए से प्रोटीन हमारा बनाता है यह तीनों आरएनए मिल करके। उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन तीनों का होता है। एमआरएनए जो कि पहचान करने का काम करता है, टीआरएनए जो कि परिवहन करता है, और आरएनए जो कि एमिनो एसिड की वहाँ पे प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में आप लोगों को बेसिकली ये पढ़ना होगा कि कोशिकाएं कैसे आपस में टूटती हैं, और साथ ही साथ हमारा शरीर कैसे काम करता है, सेल डिवीजन क्या होता है, इससे कैंसर होता है कि नहीं होता है, अगर सेल डिवीजन ज़्यादा हो गया तो फिर कैंसर का रूप ले लेता है, सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा, सेल डिवीजन का आखिर हमारे शरीर में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, इन सभी बातों की चर्चा हम करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।